नमस्कार दोस्तों, पीवाईक्यू का जो हम एनालिसिस कर रहे हैं, उसके अगले भाग में आपका स्वागत है। हमने पहले देखा कि पीवाईक्यूज क्यों इम्पोर्टेंट है एंड कैसे हमारे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में वो हमें हेल्प कर सकते हैं अच्छे मार्क्स फेच करने में। यहाँ पे हम देखेंगे अब 2020 के प्रीलिम्स में कैसे पीवाईक्यूज हमें हेल्प करते अगर हम पीवाईक्यूज को अच्छे से सॉल्व करके जाते। अगर इस पाई डायग्राम को अगर हम देखें तो हमें देखना यहाँ पे जरूरी है कि एनवायरनमेंट और एग्रो का जो पोर्शन है एग्रीकल्चर का वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली पॉलिटी और आईआर भी सालों से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड सिमिलर ट्रेंड जो हमारा 2020 में कंटिन्यू हुआ है। इकोनॉमी एंड स्कीम्स अक्सर 12 से 13 क्वेश्चंस आते हैं हर साल एंड सिमिलर ट्रेंड कंटिन्यू हुआ है 2020 में भी। तो इस पाई डायग्राम की हेल्प से हम अपनी प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं कि हमें किस प्रायोरिटी ऑर्डर में हमारे सब्जेक्ट्स को कवर करना है। हम ये ना करें कि हम करंट अफेयर्स को जरूरत से ज्यादा ध्यान दें और जो स्टैटिक पोर्शन है उसको एक तरह से निग्लेक्ट ही कर दें। तो एक बैलेंस बना के चलना जरूरी है। ये तभी हो पाएगा जब हमें अच्छे से ये नॉलेज होगी कि कौन से पोर्शन कितना इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, ये हमें सबको पता है कि प्रीलिम्स एक अनप्रिडिक्टेबल एग्जामिनेशन है, बट एक ट्रेंड के हिसाब से जब हम चलेंगे तो हम अपना मैक्सिमम कवरेज करेंगे, उस हिसाब से हम मैक्सिमम अपने आप को चांसेस देंगे कि हम अपनी प्रिपरेशन को एक अच्छे लेवल पर लेकर आ सकते हैं। तो ये 10 साल का ट्रेंड है। सिमिलर ट्रेंड कंटिन्यू हुआ है 2020 में भी कि एनवायरनमेंट एंड एग्रीकल्चर जो है उसकी इंपॉर्टेंस बड़ी है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो एग्रीकल्चर का पोर्शन है वो पिछले 4 से 5 साल में इसमें क्वेश्चंस जो हैं बढ़ते जा रहे हैं। स्पेशली जो एग्री इकोनॉमिक्स है उस पे यूपीएससी ज्यादा ध्यान दे रहा है एंड हमारी प्रिपरेशन को भी इस तरफ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। पॉलिटी एंड आईआर के ऑलमोस्ट सिमिलर पोर्शंस एक आधा साल छोड़ के, जैसे 2016 में कम क्वेश्चंस आए थे, बाकी साल ऑलमोस्ट सिमिलर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं एंड इसके जो सोर्सेज हैं वो भी काफी स्टैंडर्ड हैं। तो हमें इन थीम्स पे फोकस करना जरूरी है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो ये थीम्स काफी अच्छे हो जाते हैं, अगर आप एक बार इसको कवर कर लें तो आपके लिए मार्क्स ऑलमोस्ट श्योर शॉट हो जाते हैं। सिमिलरली इकोनॉमी एंड स्कीम्स थोड़ा करंट अफेयर्स के साथ मिक्स होके ये पूछा जाता है। तो एक आपको आइडिया होना जरूरी है कि क्या ट्रेंड चल रहा है एंड पीवाईक्यूज में किस तरह से कितने हमारे डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं या फिर ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये हमें पीवाईक्यू का एनालिसिस करके ही समझ आता है। एक चीज और, जैसे हम हिस्ट्री स्पेशली एंशिएंट हिस्ट्री में देखते हैं कि काफी बार ऐसा हुआ है कि हमें टर्म के बेसिस पे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पंचयत्न क्या था। सिमिलरली इस बार जैसे 2020 में हुंडी के ऊपर क्वेश्चन आया। तो ऐसे जो हमारे टर्म्स हैं हम तभी उनको ध्यान एग्जाम की प्रिपरेशन करते हुए ध्यान देंगे जब हमने पीवाईक्यू का अच्छे से एनालिसिस किया होगा, ताकि जब हम हिस्ट्री को रिवाइज कर रहे हैं डिफरेंट सोर्सेज से, चाहे वो एनसीईआरटी हो चाहे वो स्टैंडर्ड बुक्स हो, तो हम इस चीज का ध्यान रखें अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करते हुए ही। तो ये पीवाईक्यूज हमें हेल्प करेंगे एंड अब हम कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से देखेंगे कि 2020 में जो क्वेश्चंस आए हैं वो कैसे हमारे पीवाईक्यूज से थोड़े से मोल्ड हो गए, हमें एक हेल्प देते हैं, एक नच देते हैं। देखिए, ये कहना तो गलत होगा कि पूरी की पूरी ये सीरीज अगर आप कर लेंगे तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं होता। बट वो एक आपको एज मिल सकता है अगर आप पीवाईक्यूज की जो सीरीज है उसको अच्छे से समझेंगे और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो इंपॉर्टेंट थीम्स हैं, उनको पकड़ के चलेंगे एंड उनको रिवाइज करके जाएंगे अपने 2021 के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए। तो थोड़ा सा अब हम नेक्स्ट पोर्शन में घुसते हैं कि की टेक अवेज क्या थे हमारे प्रीलिम्स 2020 से। कुछ ऐसे पार्ट्स हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो ट्रेंड पिछले कुछ सालों से चलता आ रहा है, वो हमें नब्ज पकड़नी बहुत जरूरी है हमारे एग्जामिनेशन की, जिससे हम अपने नेक्स्ट 2021 के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड हो सके। तो पहला यही हमारा मंत्र है, इंक्रीज इन अनप्रिपेयर्ड टॉपिक्स हुए हैं पिछले काफी सालों से एंड 2018 के बाद से ये जो ट्रेंड है ये बढ़ता जा रहा है। 18 का पेपर, 19 का पेपर, 20 का पेपर, तीनों सालों में अनप्रिपेयर्ड टॉपिक्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, स्टैंडर्ड बुक से नहीं आ रहे। बट एक जो अंडरलाइन यही है, जो ये क्वेश्चंस हैं वो स्मार्ट गेस वर्क से आप सॉल्व
कर सकते हैं। अब ये स्मार्ट गेस वर्क क्या है, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। कई स्टूडेंट्स इसको तुक्केबाजी समझ लेते हैं। कई स्टूडेंट्स स्मार्ट गेस वर्क के चक्कर में कुछ भी अटेम्प्ट करने लगते हैं कि अच्छा इतना मिनिमम 95 क्वेश्चंस तो मिनिमम अटेम्प्ट करने ही करने हैं। नहीं, कभी कभी हमें ध्यान देना जरूरी होता है कि क्या क्वेश्चन एंड जो उसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं क्या उसी के अंदर से आंसर हमारा निकल के आ रहा है या नहीं आ रहा, क्या हमारे ऑप्शंस को इस तरह से मोल्ड किया गया है कि बहुत अच्छे से एक ऑप्शन पता होते हुए भी, एक स्टेटमेंट पता होते हुए भी हम बाकियों को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ऐसे काफी ज्यादा क्वेश्चंस थे, जैसे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का इकोनॉमी में क्वेश्चन था, जो एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग टेंशनोमीटर यूज। देखिए ये एक ऐसा टर्म है जो हमें जनरली नहीं पता होता, पर अभी हम इस क्वेश्चन को और डिटेल में देखेंगे। बट बाकी जो ऑप्शंस थे इस क्वेश्चन में वो थोड़े से इतने हेल्पफुल थे कि हमें एक आंसर, एक राइट आंसर की तरफ हमें फिर भी लेकर जा रहे थे। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा क्वेश्चन पूछा गया था, ये 2020 के क्वेश्चंस हैं। अब हम थोड़े क्वेश्चंस देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया which of the following is are considered to be the practices of इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स को हमें यहीं पे पढ़ते हुए जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो उसको अंडरलाइन कर सकते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन हमारा इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर की बात कर रहा है कि कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो इंडिया में इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर को प्रमोट करती है। तो सबसे पहला पार्ट है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का। हमें जनरली ये चीज पता होती है कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन क्या है, कि सिमिलर जो पोर्शन है, सिमिलर लैंड पे हम जो क्रॉप्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के लगाएं। डिफरेंट टाइप्स के लगाने से हम एक तरह से जो यील्ड है उसको बढ़ा सकते हैं, एंड डिफरेंट जो प्रोड्यूस करेंगे, जो डिफरेंट हमारा प्रोडक्शन निकल कर आएगा वो कॉम्प्लीमेंट करेगा इवन न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन को हमारे एक फील्ड में। तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हमें पता होता है, एंड ये सही ऑप्शन भी है कि ये इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर में हेल्प करता है। काफी न्यूज में, हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में इसके बारे में हम पढ़ते आ रहे हैं। सेकेंड जो टर्म है लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन का। लेग्यूम हमें पता है काफी इंपॉर्टेंट सोर्स है फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। अगर हमने अपनी जो स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं हमारे एनवायरनमेंट के उसको पढ़ा है तो हमें पता है कि लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है जो हमारे इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर को प्रमोट करता है। एंड जो फर्टिलाइजर्स का यूज है, फर्टिलाइजर्स का यूज इस हिसाब से कम होता है, एंड जैसे फर्टिलाइजर्स का यूज कम होगा तो एग्रीकल्चर में इको फ्रेंडली जो प्रैक्टिसेस हैं वो बढ़ेंगी, एंड उससे जो हमारी यील्ड है हमारे प्रोडक्शन की वो बढ़ने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। तो ये भी एक तरह से ठीक है। अगर हम यहाँ पे अब साथ के साथ अगर हम ऑप्शंस देखें, हमें थोड़ा सा आइडिया है कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन डेफिनेटली ठीक है। तो हमारे ये और ये सीधे साधे एलिमिनेट हो गए। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर पूछा है तो हमें टू के बारे में हमें पता करने की जरूरत भी नहीं है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है। हमारे पास जो सिर्फ ऑप्शन बचते हैं ए और डी बचता है, तो हमें टू और थ्री, देखिए टेंशनोमीटर यूज जनरली हमें नहीं पता होता। टेंशनोमीटर यूज एक बार अगर हम बैकग्राउंड नॉलेज के लिए यहाँ पे अगर हम समझने की कोशिश करें तो क्या है कि टेंशनोमीटर यूज हमारे जो एग्रीकल्चर में जब हम इरिगेशन करते हैं तो सॉइल का जो टेंशन है उसके बेसिस पे वो डिसाइड करता है कि क्या पानी देने की एक फील्ड में जरूरत है या नहीं। ये बैकग्राउंड नॉलेज जनरली जब हम डेप्थ में जाके नहीं पढ़ते हमें नहीं पता होती, बट इस क्वेश्चन की हेल्प से हमें समझना जरूरी है कि यहाँ पे हमें लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन और टेंशनोमीटर यूज के बारे में पता करने की जरूरत तक नहीं है। जब हमें पता लग गया, जो कि एक नॉर्मल कंसेप्ट है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का, कि उससे इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर प्रमोट होता है, तो हम डायरेक्टली ए एंड बी के बीच में रह जाते हैं। तो हम ऑप्शन के साथ साथ देखते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ हमें फोर को पता करना जरूरी है कि क्या फोर सही है या गलत है। तो फोर वर्टिकल फार्मिंग, ये हमने न्यूज में काफी बार देखा है।
काफी डिफरेंट वजह से न्यूज में रहता है कि जनरली एक कंटेनर होता है, एक रूम होता है, एक वेयर हाउस होता है, जिसमें वर्टिकल फार्मिंग यानी कि रैक्स जो है ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक रैक्स लगाए जाते हैं। हाइड्रोपोनिक भी हम कहते हैं, एरोपोनिक भी कहते हैं। तो ये सारे टर्म्स यूज होते हैं जब हम वर्टिकल फार्मिंग की बात करते हैं। यहाँ पे बड़ा सिंपल टर्म वर्टिकल फार्मिंग दिया गया है। अगर हम सोच के भी देखें तो वर्टिकल फार्मिंग एक ऐसी टेक्निक होगी जिसमें स्पेस की यूटिलाइजेशन कम होगी, एनवायरनमेंट हमारा कंट्रोल होगा, चाहे वो टेम्परेचर हो, पानी हो। तो उससे जो प्रैक्टिस है हमारी इको फ्रेंडली होगी, हम सॉइल पे बहुत ज्यादा जो है प्रेशर नहीं डाल रहे, तो हमारे जो प्रैक्टिसेस हैं वो इको फ्रेंडली होगी, तो फोर जो है वो ठीक होने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। तो जैसे ही हम इस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे हम डी को मार्क कर सकते हैं। तो एक तरह से ये हमारा स्मार्ट केस हो गया। हमें टेंशनोमीटर के बारे में ज्यादा पता करने की जरूरत भी नहीं है, हमें हो सकता है ना पता हो टेंशनोमीटर क्या है, क्योंकि जनरल न्यूज़पेपर्स में ये कवर नहीं हुई होती टर्म। बट जैसे ही हमने देखा, हमने क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शंस को समझने की कोशिश करी, स्टडी करने की कोशिश करी कि डायरेक्टली दो ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं, और डायरेक्टली जैसे ही हमें वर्टिकल फार्मिंग की नॉलेज अगर है तो हम एक आंसर पे लैंड कर जाते हैं। इसी के साथ साथ ये क्वेश्चन जैसे सॉल्व हो गया, थोड़ा सा आइडिया लगा के, अब हमारे नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए क्या जरूरी है, हमें ऑप्शंस के साथ साथ हमारा एक थीम रेडी करना है। जैसे कि हमने अभी देखा कि ट्रेंड के तौर पे जो हमारा एग्रीकल्चर है वो काफी इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। तो एग्रीकल्चर की जो थीम है उसमें से हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन क्या है, लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन क्या है, इवन टेंशनोमीटर यूज अब हमें एक दो लाइनों में पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि देयर आर चांसेस कि आने वाले टाइम में यूपीएससी इन्हीं ऑप्शंस में से अपना जो है क्वेश्चन निकाल सकता है। तो ये हो गई हमारी थीम बेस्ड प्रिपरेशन की, हमने पिछला क्वेश्चन तो अच्छे से सॉल्व कर लिया, बट उसके थीम को अच्छे से प्रिपेयर करना है फॉर आवर नेक्स्ट राउंड ऑफ इटरेशन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की हेल्प से हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो थोड़ा सा क्लियर होता है कि आखिरकार स्मार्ट गेस वर्क क्या है, जिसमें हम क्वेश्चन के साथ साथ हमारे ऑप्शंस पे भी हम नजर रख रहे हैं। अगर हम सेकेंड पॉइंट देखें तो मोर देन वन थर्ड पोर्शंस कवर्ड इन पीवाईक्यूज। तो होता क्या है कि काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसका कोई ना कोई एक पार्ट बहुत अच्छे चांसेस हैं कि हमारे पीवाईक्यू में कहीं ना कहीं कवर किया गया हो। जैसे यहाँ पे अगर हम एक एग्जांपल लें, 2019 प्रीलिम्स में हमारा एक टेबल बेस्ड क्वेश्चन था जिसमें 5 यहाँ पे ग्लेशियर्स दिए हुए थे और यहाँ पे 5 रिवर्स दी हुई थी, जिसमें से मैच द फॉलोइंग करना था। 3 सही मैच हो रही थी एंड उन 3 में से जो एक ग्लेशियर था वो था सियाचन ग्लेशियर, जो कि नुब्रा रिवर के साथ मैच हो रहा था। तो ये था हमारा 2019 प्रीलिम्स का क्वेश्चन। बट हमें पीवाईक्यू को वहीं पे रट्टा मार के नहीं छोड़ना कि हमने 5 ग्लेशियर्स देखे और चेक किया कि अच्छा 5 में से ये 3 जो है वो सही थे, उनको याद कर लिया कि यस सियाचन ग्लेशियर नुब्रा रिवर के साथ जो है वो सही मैच होता है, एंड हमारी पीवाईक्यू की प्रिपरेशन जो है वहीं पे एंड कर दी। नहीं, हमें अब क्या करना है, थोड़ा सा और ज्यादा हमारा वास्ट करना है हमारी प्रिपरेशन को। यहाँ पे जो जो ग्लेशियर्स दिए हैं उसके बारे में हमने जो अपना एटलस है, हमारी एटलस को खोल के थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है कि इसकी सिचुएशन कहां पे लोकेटेड है। देखिए ये एक ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चन है, तो ज्योग्राफी में आगे किस तरह से जो है थीम्स को फैलाया जा सकता है, उसकी जगह को और ज्यादा पूछा जा सकता है। तो हमें एटलस का मैप की जो नॉलेज है वो थोड़ी सी थरो करनी जरूरी हो जाती है। तो इन सारे ऑप्शंस को लेके हमें अपना मैप खोलना है एंड इन सारे ग्लेशियर्स की लोकेशन को थोड़ा सा ध्यान देना है। तो वैसे ही अगर हमने 2019 में ये प्रिपरेशन की होती, तो अब हम 2020 का क्वेश्चन देखते हैं कि क्या पूछा गया है। सियाचन ग्लेशियर इज सिचुएटेड टू द ईस्ट ऑफ अक्साई चिन, टू द ईस्ट ऑफ ले, टू द नॉर्थ ऑफ गिलगिट, या फिर टू द नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। तो ये जैसे ही हमने नुब्रा रिवर और नुब्रा वैली की लोकेशन हमारे सियाचन ग्लेशियर के साथ हमने जैसे ही नोट की होती 2019 में, तो हमारा 2020 का एक और क्वेश्चन जो है रेडी हो गया होता। तो इस तरह से यही यहाँ पे की टेक अवे है कि हमें पीवाईक्यूज में भी थीम बेस्ड जो है प्रिपरेशन करनी बहुत जरूरी है। जो पीवाईक्यूज के ऑप्शंस हैं उन्हीं में से आगे क्वेश्चन आने के बहुत अच्छे चांसेस हैं।
जैसे अभी हमने यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में देखा कि हमने टेंशनोमीटर हमें पता नहीं था, बट यूपीएससी ने यहाँ पे एक ऑप्शन डाला है, यहाँ पे हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है उसे, बट देयर आर गुड चांसेस कि एक डायरेक्ट क्वेश्चन जो है टेंशनोमीटर पे आ जाए कि टेंशनोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स। तो उसमें से एक ऑप्शन आपका एग्रीकल्चर हो सकता है, या फिर और माइक्रो में जाएं तो इरिगेशन प्रैक्टिसेस हो सकता है। तो हमें इतनी बेसिक नॉलेज की प्रिपरेशन करनी जरूरी हो जाती है अगर कोई एक टर्म जो है हमारे ना सिर्फ पीवाईक्यू में बल्कि अगर ऑप्शन में भी आ चुकी है। तो इस तरह से हमें पीवाईक्यू की प्रिपरेशन करते हुए आगे बढ़ना है। थर्ड जो हमारा की टेक अवे है, कॉमन सेंस और कंसिस्टेंसी इन सेंटेंसेस। कभी कभी क्या होता है, हमें यहाँ पे जैसे चार ऑप्शंस दिए हैं, चार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, एंड जो चार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो आपस में जो है कंसिस्टेंट नहीं है। 1 और 2 आपस में एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। हमारी जो जनरल अंडरस्टैंडिंग है, हमारी जो जनरल गट फीलिंग है, वो ये कह रही है कि अगर 1 ठीक होगा तो 2 ठीक नहीं हो सकता। तो उसी हिसाब से हम यहाँ पे अपने ऑप्शंस को देखेंगे कि 1 और 2 कितने, दो जो चारों ऑप्शंस है हमारे 1 और 2 कितने जगह पे रिपीट हो रहे हैं। अगर दो जगह पे 1 और 2 साथ में आ रहे हैं तो ये होने के तो ऑप्शंस, ये जो आंसर होने की लाइक्लीहुड बहुत ही कम हो जाती है। तो इसी के साथ साथ हमें फिर बाकी जो है ऑप्शंस पे ध्यान देते हुए हम एक स्मार्ट गैस फिर से ले सकते हैं। बट यहाँ पे इस चीज को हम तब और अच्छे से चेक कर पाएंगे जब हम अपनी टेस्ट सीरीज में इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। कभी कभी होता क्या है, हमारी हाफ नॉलेज की वजह से हम जो है अपने आप को सेकंड गेस करने लगते हैं, एंड हाफ नॉलेज के चलते हम अपने आप को ज्यादा स्मार्ट समझने लगते हैं कि ये तो पक्का एक या दो में से एक ही ठीक होगा, एक ठीक नहीं होगा, ये श्योरिटी है, कहीं ना कहीं मैंने पढ़ा हुआ है। तो एक जो हमें बैलेंस बना के रखना है कि हमारी नॉलेज को बढ़ाते हुए हमारी इंट्यूशन को राइट मैनर में आगे लेके जाना है, वो हम कैसे चेक करेंगे, वो हम टेस्ट सीरीज की हेल्प से चेक करेंगे कि जो हमने पढ़ा है उसकी इंट्यूशन सही काम कर रही है या फिर हमारी रिवीजन में अभी भी कमी है और हमें रिवाइज करने की और ज्यादा जरूरत है। तो जैसे हम यहाँ पे एक क्वेश्चन की हेल्प से अगर देखें, विद रेफरेंस टू केमिकल फर्टिलाइजर्स इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो ये एक थ्री टीएफ क्वेश्चन है जिसमें 3 स्टेटमेंट्स पूछे गए हैं। अब इन 3 स्टेटमेंट्स को हमें थोड़ा सा समझना जरूरी है, एंड आपस में इनमें कंसिस्टेंसी हो रही है या फिर जो हमारी जनरल नॉलेज है, जनरल अवेयरनेस है, उसके साथ ये कंसिस्टेंटली बिहेव कर रहे हैं या नहीं, ये यहाँ पे देखते हैं। पहला स्टेटमेंट यही है, एट प्रेजेंट रिटेल प्राइस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इज मार्केट ड्रिवन एंड नॉट एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट। देखिए, ये हो सकता है हमने न्यूज़पेपर में डायरेक्टली पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, बट काफी बार अगर हमने एक यूपीएससी की थरो प्रिपरेशन की है तो हम न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी की बात करते हैं, यूरिया सब्सिडी की बात करते हैं, राइट। तो ये जब हम डिफरेंट सब्सिडीज की बात करते हैं हमारे फर्टिलाइजर सेक्टर में, तो एक तरह से ये निकल के आता है कि जो स्टेटमेंट 1 है वो डेफिनेटली इनकरेक्ट है। ये मार्केट ड्रिवन नहीं है, बल्कि ये एक तरह से हमारे एग्रीकल्चर फार्मर्स के लिए एक इनपुट कॉस्ट है, एंड इस इनपुट कॉस्ट को हमारी जो गवर्नमेंट है वो कंट्रोल करती है, यहाँ पे सब्सिडी प्रोवाइड करती है डिफरेंट फर्टिलाइजर्स पे, एंड उसको लेके काफी सारे आर्टिकल्स जो हैं वो लिखे जाते हैं न्यूज़पेपर में। तो डायरेक्ट इंक्लिनेशन ये निकल के आता है कि जो स्टेटमेंट 1 है वो गलत हो जाता है। तो ये डेफिनेटली गलत है। हम अगर यहाँ पे देखें तो बी और सी में 2 कॉमन है, हमें 2 चेक करने की ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़ती। अगर अब हम स्टेटमेंट 3 को देखें, सल्फर विच इज अ रॉ मटेरियल फॉर फॉस्फरिक एंड फर्टिलाइजर इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ रिफाइंड ऑयल रिफाइनरीज। अब ये क्वेश्चन जो है, ये जो स्टेटमेंट है स्टेटमेंट 3, थोड़ा सा अटपटा लग सकता है, हमें इसकी वैलिडिटी एकदम से हो सकता है ना पता लगे, बट एक चीज को हमारे लिए समझना जरूरी यहाँ पे ये हो जाता है कि जैसे अभी हमने BS6 नॉर्म्स के बारे में पढ़ा है काफी ज्यादा, कि उसमें गवर्नमेंट ने कोशिश करी है एक तो सल्फर कंटेंट एंड एक जो नाइट्रस कंटेंट है, इन दोनों के एमिशंस को रोकने की। तो ये एमिशंस किस से रुक रहे हैं, हमारे
जो पेट्रोल एंड डीजल कार्स हैं, इन्हीं से ये जो एमिशंस होते हैं एंड इन्हीं को रोकने की कोशिश की जा रही है। तो डेफिनेटली जो ऑयल रिफाइनरीज है उसका एक जो बाई प्रोडक्ट सल्फर होने की जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो स्टेटमेंट 3 जो है हमारा ठीक है। तो इस तरह से हमें एक स्मार्ट गेस लेना है कि फर्स्ट हमें डायरेक्ट नॉलेज हो या ना हो, हमें कंसिस्टेंसी देखनी है कि हम कितना ज्यादा इसके बारे में जनरली पढ़ते आ रहे हैं। इवन स्टेटमेंट 3 हमने डायरेक्टली ये स्टेटमेंट 3 अनलाइकली कहीं ना कहीं डायरेक्टली पढ़ी होगी, बट हमें एक कोरिलेशन बना के रखना है कि क्या हमने सल्फर के बारे में कहीं पे पढ़ा है, क्या अभी BS6 नॉर्म्स आए हैं ऑयल रिफाइनरीज को लेके या फिर ऑयल प्रोडक्शन को लेके या फिर कार्स को लेके, ऑटोमोबाइल सेक्टर को लेके, तो क्या उसमें सल्फर की बात की गई है या नहीं की गई। हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं याद रखना, सिर्फ इतना याद रखना है कि यस, सल्फर इज अ पॉइजनस गैस जो हमारी ऑयल रिफाइनरीज एंड ऑयल सेक्टर से निकलती है एंड ऑटोमोबाइल सेक्टर इसको कम करने के लिए काफी ज्यादा जो है मेहनत कर रहा है। डिफरेंट कैटालिटिक कन्वर्टर्स जो है लगाने की कोशिश कर रहा है जिससे सल्फर कंटेंट जो है हमारे एटमॉस्फेयर में वो कम हो सके। तो ये जो है ये चीज हमें समझनी जरूरी है कि कैसे हम थोड़ी सी कम नॉलेज रखते हुए भी अपने आंसर की ओर बढ़ सकते हैं। यहां पे अगर हम सेकंड स्टेटमेंट भी देख लें तो एमोनिया विच इज एन इनपुट ऑफ यूरिया इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम नेचुरल गैस। बिल्कुल हम NH3 की बात करते हैं तो NH3 जो है वो हमारा नेचुरल गैस जो हम इंपोर्ट करते हैं मोर देन 60%, ये भी काफी ज्यादा न्यूज में रहता है। तो नेचुरल गैस हेबर प्रोसेस से बनती है NH3 एमोनिया गैस, जो एक हमारा इनपुट है यूरिया के लिए। देखिए 2016 में भी यूरिया एग्जाम में आ चुका है, PYQ में आ चुका है। उस टाइम में यूपीएससी ने किस हिसाब से पूछा था, तब नीम बेस्ड कोटिंग की जाती थी। नीम बेस्ड कोटिंग क्यों की जाती थी, क्योंकि नीम बेस्ड कोटिंग हमारे यूरिया फर्टिलाइजर्स के लिए जरूरी है क्योंकि इस पे सब्सिडी मिलती है एंड जब ये सब्सिडी दी जाती है तो इसको स्मगल करके बाहर नेबरिंग देश जैसे भूटान, नेपाल, बांग्लादेश में बेचा जाता है एट हायर प्राइसेस। तो इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने इस पे नीम कोट करना शुरू कर दिया कि ये सिर्फ और सिर्फ फर्टिलाइजर इंडस्ट्री ही यूज कर सके एंड बाकी किसी और इंडस्ट्री में इसका यूज ना हो। तो ये एक प्रैक्टिस थी जिसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने 2016 में स्टेप्स लिए थे और वो हमारे PYQ यानी 2016 प्रीलिम्स में पूछा भी गया है। तो ये नॉलेज के बेस पे हम स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 को वैसे ही आराम से पता कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हमारी PYQ की नॉलेज कहीं ना कहीं हमारी जो है आगे आने वाले क्वेश्चंस में हमें हेल्प करती ही है। तो हमें एक थीम बेस्ड जो है अपनी प्रिपरेशन की ओर बढ़ना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ PYQs। नेक्स्ट जो अगर हम की टेक अवे देखें तो पेपर में काफी सारे इजी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अब जो हमारा स्प्रेड है हमारे प्रीलिम्स का वो सिर्फ और सिर्फ 100 क्वेश्चंस का रह गया है। तो 100 क्वेश्चंस का जो पेपर 1 हमारा होता है उसमें एक या दो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा जो है वो मैटर कर जाते हैं। हम इजी क्वेश्चंस को इजीली जो है अगर हम गलत कर रहे हैं तो बाकी सेक्शन में हमें वो एज अपने कंपटीशन के मुकाबले जो है हम एक तरह से लूज कर देते हैं एंड बाकी जो टफ क्वेश्चंस हैं हमें उनको ठीक करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू क्वालिफाई प्रीलिम्स। तो ये तभी पॉसिबल होगा एंड हम अपनी प्रिपरेशन को तभी थोड़ा सा और ज्यादा आसान बना पाएंगे जब हम इजी क्वेश्चंस को किसी भी हालत में गलत ना करें। जैसे कि हम ट्रेंड देखते आ रहे हैं, पॉलिटी क्वेश्चंस मिनिमम 15 टू 16 हर साल पूछे जाते हैं एंड इसके जो हैं बेसिक सोर्सेज हैं जैसे कि लक्ष्मीकांत हो गया, एनसीईआरटी हो गया। तो इनमें से क्वेश्चंस काफी बार जो है रिपीट होते आए हैं। काफी सारी ऐसी थीम्स भी हैं, फंडामेंटल राइट्स हो गई, DPSP हो गई, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई। तो ये जो थीम्स हैं ये बार बार रिपीट भी होती रहती हैं। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि जो इजी क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको बिल्कुल भी गलत नहीं करना। तो यहां पे हम अनटचेबिलिटी का क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट इनकॉर्पोरेट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एज अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो सबसे पहले हमें इसके बारे में आर्टिकल पता होना चाहिए कि आर्टिकल 17 की बात की जा रही है, राइट
which incorporates protection against untouchability and जो हमारी right to equality है वो आर्टिकल 14 से 18 के बीच में रन करती है। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन नहीं, राइट टू फ्रीडम, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ये आर्टिकल 32 है, ये भी नहीं। तो राइट टू इक्वेलिटी की यहाँ पे बात हो रही है। 2017 में सिमिलर क्वेश्चन हमारा फंडामेंटल राइट्स के बेसिस पे, अनटचेबिलिटी के बेसिस में पूछा गया था कि राइट टू इक्वेलिटी क्या क्या इंकॉर्पोरेट करती है। तो ये जो थीम है ये यूपीएससी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एंड फंडामेंटल राइट्स वैसे ही इतने इंपॉर्टेंट है कि हमें फंडामेंटल राइट्स के जो बेसिक नॉलेज है वो तो होनी ही चाहिए, एंड थोड़ी सी डेप्थ में भी हमें अगर नॉलेज हो तो कोई बुराई नहीं है। अगर कोई एक टफ क्वेश्चन आ जाए तो भी हम उसके लिए वेल प्रिपेयर्ड इस थीम से हों तो अच्छी ही बात है। तो ऐसे जो थीम्स हैं ये क्वेश्चंस जो हम गलत कर ही नहीं सकते, हमें बड़ा कूल माइंड रखना है। ये ना हो हम देखें अच्छा ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है एंड हम एकदम से राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हम एकदम से पढ़े, बिल्कुल हम सोचे हाँ ये तो अनटचेबिलिटी अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन होगा और इसको मार्क करके चले आए। नहीं, हमने बहुत ध्यान से एक तो सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं कि यस इजी क्वेश्चन है बट इजी क्वेश्चन में हमने सिली मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी। जब हमारा सिर्फ 100 क्वेश्चंस का स्प्रेड रह जाता है तो सिली मिस्टेक की जो गुंजाइश है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है। एंड एक कूल माइंड के साथ हमें जो है ये कोशिश करनी है कि हम अपनी सिली मिस्टेक को मिनिमाइज करें एंड ऑलमोस्ट एलिमिनेट कर दें विद द हेल्प ऑफ सॉल्विंग पीवाईक्यूज एंड डिफरेंट टेस्ट सीरीज के जो हम पेपर्स देंगे कि हम जिस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर चुके हैं उसमें से गलती ना हो। फिर जो नेक्स्ट की टेक अवे है कि पैटर्न ऑफ 2011 टू 19 कंटिन्यू किया है 2020 में भी। जो पैटर्न इतने सालों से चलता आ रहा है जब से न्यू ट्रेंड आया है 2011 से, तो सिमिलरली क्वेश्चंस जो हैं जो करंट टेक्नोलॉजी पे पूछे जा रहे हैं, चाहे वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर हो, एलिसा के ऊपर क्वेश्चन आया हो, जेनेटिक इंजीनियरिंग, कितनी बार जेनेटिक इंजीनियरिंग में पिछले 4 से 5 साल में क्वेश्चन आ चुके हैं, क्रिस्पर कैस9, तो ये सब जो चीजें हैं, इवन ब्लॉकचेन पे भी क्वेश्चन आ चुका है। तो ये सब थीम्स को हमें अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। जब हम अपनी करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, साइंस एंड टेक की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमें ध्यान देना है कि करंट टेक्नोलॉजी के बारे में हमें अच्छे से थोड़ी सी नॉलेज हो तो ही अच्छा है, क्योंकि यूपीएससी इस पे अब क्वेश्चन पूछ रहा है। सिमिलरली जो सेकंड सब टॉपिक है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, एग्री इकोनॉमिक्स यानी कि एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, 4 से 5 क्वेश्चन पिछले कुछ सालों में आ रहे हैं, चाहे वो एमएसपी की बात कर रहे हो, चाहे वो फर्टिलाइजर्स की बात कर रहे हो या पब्लिक इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हो एग्रीकल्चर पे। तो ऐसी थीम्स जो हैं बार बार रिपीट हो रही हैं एंड जनरली हम इसको सोचते हैं ये काफी ज्यादा जो है वास्ट फील्ड है या वास्ट जो है हमारा सब्जेक्ट है, एंड हम राम भरोसे चले जाते हैं एंड इन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर नहीं करते। ऐसा नहीं करना है, हमने इन दो टॉपिक्स को भी अच्छे से ध्यान देना है। यूपीएससी का ध्यान इनकी तरफ बढ़ता जा रहा है एंड 2 से 3 क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं, हम कुछ भी लीव नहीं कर सकते ये सोच के कि ये तो हम बाद में कर लेंगे या किसी और पोर्शन में पॉलिटी से हम इसको ठीक कर देंगे। पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट अब होता जा रहा है, पॉलिटी हिस्ट्री, जो सारे बच्चे जो हैं सीरियस एस्पिरेंट्स वो ठीक करते ही करते हैं। इवन हिस्ट्री अब थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल होता जा रहा है तो उसमें बैंक करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। तो हमें जो है अपनी जो प्रिपरेशन को भी डाइवर्सिफाई करना है, अपनी जो मास्टरी है डिफरेंट थीम्स पे उसको धीरे धीरे बढ़ाते जाना है। तो यहाँ पे अगर हम एक क्वेश्चन देखें, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, with reference to blockchain technology, consider the following statements. It is a public ledger that everyone can inspect. Public ledger को inspect हर कोई कर सकता है, but which no single user controls. ये हम काफी बार देख चुके हैं कि जो हमारी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है ये डिसेंट्रलाइज्ड कंट्रोल मैकेनिज्म पे चलती है। ये ही तो इसका मेजर जो है फीचर है हमारी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का। तो डेफिनेटली जो हमारा स्टेटमेंट 1 है वो गलत हो जाता है। हमें जैसे ही हम यहाँ पे ऑप्शंस देखें, हमारा जो ऑप्शन है बट विथ नो सिंगल यूजर कंट्रोल, बिल्कुल ठीक बात। तो डिसेंट्रलाइज कंट्रोल है तो बिल्कुल ठीक बात है। ये यहाँ पे मैंने ये नो नहीं पढ़ा था, तो बिल्कुल आप मार्क करके चलें कि सिंगल यूजर कंट्रोल नहीं है, बट
एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, सबके पास कंट्रोल है, तो 1 डेफिनेटली हमारा ठीक होता ही होता है। सेकंड स्टेटमेंट की ओर चलें, द स्ट्रक्चर एंड डिजाइन ऑफ ब्लॉकचेन इज सच दैट ऑल द डेटा इन इट आर अबाउट क्रिप्टो करेंसी ओनली। जो भी एक्सट्रीम वर्ड्स हैं उसको अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ पे मेरे से नो मिस हो गया था, यहाँ पे ओनली मिस नहीं करना, कि यहाँ पे क्वेश्चन हमारा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सारे डेटा को सिर्फ क्रिप्टो करेंसी के रूप में ही देखता है, जो उसका स्ट्रक्चर और डिजाइन सिर्फ क्रिप्टो करेंसी के रूप में ही है। ये बिल्कुल गलत बात है। हम न्यूज में पढ़ते आ रहे हैं कि डिफरेंट फील्ड्स, चाहे वो हमारे लैंड रिकॉर्ड्स हो या फिर इवन इवन आरबीआई भी बात कर रहा है कि अपने बैंक रिकॉर्ड्स को भी वो धीरे धीरे जो है एक पब्लिक लेजर की तरह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए उसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे जब ओनली वर्ड से ये जो स्टेटमेंट 2 है ये गलत हो जाता है। एंड इसके बाद हमें स्टेटमेंट 3 देखना है, एप्लीकेशंस दैट डिपेंड ऑन बेसिक फीचर्स ऑफ ब्लॉकचेन कैन बी डेवलप्ड विदाउट एनीवन्स परमिशन। यहाँ पे हमें समझना जरूरी है कि एप्लीकेशंस की बात कर रहा है यहाँ पे। तो एप्लीकेशंस जो हमारी ब्लॉकचेन पे बेस्ड हैं, चाहे वो हमारी बिटकॉइन पे बेस्ड हो, चाहे वो हमारी इथीरियम पे बेस्ड हो या फिर रिपल पे बेस्ड हो, तो इन सब पे बेस्ड जो एप्लीकेशंस हैं वो कोई भी डेवलप कर सकता है। एंड ये एक डिसेंट्रलाइज्ड जो है सिस्टम है, तो इसका कंट्रोल किसी एक के पास नहीं है। एंड इससे एक सेंट्रल बैंक से हमें, जैसे हमें आरबीआई या किसी और सेंट्रल बैंक से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंट्रोल जो हमारा डिसेंट्रलाइज्ड है। तो एप्लीकेशंस बनाने के लिए किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है। एंड हमारा स्टेटमेंट 3 जो है वो ठीक हो जाता है। तो यहां से हम जो है ऑप्शन डी 1 एंड 3 ओनली को मार्क कर देते हैं। तो ऐसी जो हमारी टेक्नोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस हैं इसके बारे में हमें नॉलेज होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे ही हम कुछ टेक्नोलॉजी के बेसिस पे पढ़ रहे हैं जो हमारे न्यूज में आ रहा है, पिछले 1-2 साल में पीवाईक्यू उसमें कवर भी किया गया है, तो उसको हम अच्छे से समझें, उस थीम को अच्छे से कवर करें, तो हमारे आने वाले एग्जाम में हेल्प रहेगी। नेक्स्ट जो हमारा की टेक अवे है, नॉट जस्ट पीवाईक्यूज बट स्टडिंग अराउंड करेक्ट एंड इनकरेक्ट ऑप्शंस हेल्प्स अ लॉट। ये हमने पिछले ऑलरेडी 2 या 3 क्वेश्चंस में इसको देख लिया है कि कैसे यूपीएससी थीम के अराउंड जो है अपने क्वेश्चन को आने वाले टाइम में जो है फ्रेम करता है। तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन था 2011 में यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था, हु डिस्पर्सेस हाईएस्ट क्रेडिट टू एग्रीकल्चर, और इसका आंसर था कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, तो ये यूपीएससी 2011 में पूछ चुका है। तो पीवाईक्यूज अब हम 2011 से अच्छे से प्रिपेयर करेंगे ही करेंगे, जब से हमारा पैटर्न चेंज हुआ था। एंड अगर हमने उस टाइम के क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करके गए होते 2020 में, तो एक काफी टफ क्वेश्चन जो अभी हम आगे देखेंगे, इस टफ क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी हमारी हेल्प हो जाती। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ये था, 2TF क्वेश्चन था, इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट टर्म क्रेडिट डिलीवरी टू एग्रीकल्चर सेक्टर, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कॉर्पोरेट बैंक DCCBs डिलीवर मोर क्रेडिट इन कंपैरिजन टू SCBs यानी कि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक एंड RRBs यानी कि रीजनल रूरल बैंक। तो हमारे 2011 में डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा ऐसे बैंक्स हैं, कौन से ऐसा सेक्टर है जो हमारे एग्रीकल्चर को मैक्सिमम क्रेडिट प्रोवाइड करता है, शॉर्ट टर्म क्रेडिट डिलीवरी किसकी सबसे ज्यादा है। तो आंसर उसमें शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स था। तो यहां पे डायरेक्टली ये जो स्टेटमेंट है ये गलत हो जाता है। हमें सेकेंड ऑप्शन के बारे में हो सकता है पीवाईक्यू से ना पता लगे, बट हमारी 50% जो प्रोबेबिलिटी है वो इंप्रूव हो गई है जस्ट बाय सॉल्विंग एंड मेमोराइजिंग द डिफरेंट थीम्स ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हमारे 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था, उसके बेसिस पे हमने 2020 का एटलीस्ट हाफ पोर्शन जो है वो सॉल्व कर लिया। One of the most important functions of DCCBs is to provide funds to primary agriculture credit societies। तो पैक्स की बात कर रहा है यहाँ पे। तो DCCBs आखिरकार करता है क्या है कि पब्लिक से जो है वो फंड उठाता है, पब्लिक से फंड उठा के ये एग्रीकल्चर सोसाइटीज में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। सिर्फ इतना सा इसका रोल है।
जो हम अगर इसके नाम से भी समझने की कोशिश करें कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की एक जगह जो है पब्लिक का फंड जो उसको है, यहाँ पे अगर हम डीसीसीबी का रोल अगर समझें, डीसीसीबी तो पूरे पब्लिक का जो है यहाँ से फंड जो इकट्ठा करता है वो, एंड डीसीसीबी उसके बाद ये डिफरेंट कोऑपरेटिव्स में जो है आगे से आगे बांट, कोऑपरेटिव्स की हेल्प से आगे एक प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज में यानी कि पैक्स में बांट देता है। तो ये रोल है हमारा डीसीसीबी का, एंड यही स्टेटमेंट 2 हमारा पूछ रहा है। तो हमारा यहाँ पे मकसद यही था इस क्वेश्चन को लेने का कि हमें पता लग जाता है कि हम पीवाईक्यू की हेल्प से पूरा क्वेश्चन ना भी सॉल्व करें तो एटलीस्ट एक पोर्शन जरूर सॉल्व कर सकते हैं एंड अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ा सकते हैं सही आंसर तक पहुंचने की। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो टफ क्वेश्चंस जो हैं वो सबके लिए होते हैं। आपको टफ क्वेश्चंस के पीछे नहीं भागना, आप अपनी प्रिपरेशन की बेसिस पे ये नोट कर सकते हैं, इस चीज को वहां पे एग्जाम हॉल में ही इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आपने बेसिक बुक्स बहुत अच्छे से पढ़ी हैं, इन थीम्स को अच्छे से कवर किया है और उसके पार क्वेश्चन आ रहा है, तो हर बॉल पे छक्का मारना जरूरी नहीं है, कभी कभी डक करना भी जरूरी है, कुछ क्वेश्चंस को लीव करना भी काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। एंड कई बार वो लीव हमारे लिए वो एक्स्ट्रा नेगेटिव मार्क्स नहीं लेके आती, कभी कभी जीरो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो टफ क्वेश्चंस सबके लिए होते हैं, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करना। तो अगर आपको लगता है कि आपने एंशिएंट हिस्ट्री की प्रिपरेशन काफी अच्छे से नहीं करी, तो अगर एक क्वेश्चन है जैसे हुंडी के बेसिस पे क्वेश्चन आया है या आपने औरंग के बारे में नहीं सुना, तो आप इन क्वेश्चंस को लीव कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ वहां पे बैठ के तुक्का लगाने के। तो स्मार्ट गेस जरूरी है, बट ब्लाइंड गेस वर्क जितना अवॉइड कर सके उतना करना भी जरूरी हो जाता है। यहाँ पे अगर हम एक क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस डिफाइंस द नेचर ऑफ हुंडी। जो हुंडी है हमारी क्लास 7th की एनसीईआरटी में साइड बॉक्स में दिया हुआ है, हिस्ट्री की एनसीईआरटी है। तो अगर हम प्रिपरेशन करते हुए जैसे हमने देखा कि हमारे एंशिएंट इंडिया में काफी ऐसे टर्म बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पंचयतना टेम्पल पे पहले पूछा गया था, तो ऐसे हम प्रिपरेशन करते हुए ही इन टर्म्स को अंडरलाइन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इवन और रैंक जो है वो भी ऐसे ही हमारी हिस्ट्री बुक में एक टर्म के तौर पे दिया हुआ था, तो प्रिपेयर करना जरूरी हो जाता है। अगर हमने प्रिपरेशन में इसको अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ है, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हमारा आ जाता है। ये एक बिल ऑफ एक्सचेंज है हुंडी कि जिसने पढ़ा है, जिसको पता है उसके लिए आसान हो जाता है, जिसने नहीं पढ़ा आप बिल्कुल भी इस पे तुक्का ना मारे, क्योंकि एंशिएंट इंडिया की जो टर्म्स है जनरली काफी मुश्किल होती हैं। अगर हमने सुना होता है तो हमें बिल्कुल डायरेक्ट आइडिया लग जाता है, नहीं सुना होता तो हमें जो गेस मारना वो मुश्किल हमारे लिए हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमें अपनी प्रिपरेशन के बेसिस पे हमारे जो स्ट्रेंथ है एंड वीकनेसेस उनको आइडेंटिफाई करना जरूरी हो जाता है। अब आने वाले वीडियोस में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ऐसे ही इसी बेसिस पे जैसे अभी हमने इस पूरे इंट्रोडक्टरी वीडियो में देखा, अब हम इसी को कंटिन्यू करेंगे कि हम सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हम इंपॉर्टेंट सेक्शंस को मार्क कर सकते हैं। जैसे अगर हम पॉलिटी का एग्जांपल लें तो पॉलिटी में हम पॉइंट आउट करेंगे कौन से ऐसे सेक्शंस हैं इंपॉर्टेंट है, चाहे वो पार्लियामेंट हो गया, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी हो गया, तो ताकि अगर आपके पास लास्ट में रिवीजन करने का टाइम कम बचा है एक टॉपिक पे, तो उस टॉपिक में से कौन से ऐसे सब टॉपिक्स हैं जिसको आप अच्छे से रिवाइज जरूर करके जाएं, जिससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। देन रिपीटेड थीम्स की बात करेंगे, जैसे हमने देखा आर्टिकल 70 राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी हमारा रिपीट होता है, राइट टू इक्वालिटी काफी बार पूछा गया है। तो ये थीम्स को हम डिफरेंट सब्जेक्ट वाइज जो है कवर करने की अब कोशिश करेंगे। फिर कुछ सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्मार्ट टेक्निक्स होती है, चाहे अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में जो ऑप्शंस आ गए हैं उसको हमने मैप पे जो है फोकस करना है कि आने वाले टाइम पे इससे मैप रिलेटेड एक क्वेश्चन आ सकता है, एंड उसी स्फेयर में उसको बढ़ा के देखना है कि कैसे इसको हम आने वाले टाइम में इसकी अच्छे से प्रिपरेशन करके जा सकते हैं। तो आने वाले वीडियोस को भी प्लीज कंटिन्यू रखें, ये आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। वो जो एक एक्स्ट्रा एक या दो क्वेश्चंस हैं जो आपको हेल्प करेंगे
PYQs की हेल्प से, दैट कैन बी द डिफरेंस बिटवीन योर क्लियरिंग एंड नॉट क्लियरिंग ऑफ द कट ऑफ। तो आपके लिए PYQs अगर आपने अपने हिसाब से बहुत अच्छे से सॉल्व किया हुआ है, थीम बेस्ड प्रिपरेशन की हुई है, तो कोई बात नहीं, फिर आप छोड़ सकते हैं इस सीरीज को। बट अगर नहीं की हुई एंड आपने अगर रिवाइज भी करना हो, तो ये एक काफी अच्छा मीडियम हो सकता है एंगेज होने का। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आपसे जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे, टेक केयर।